हेलो दोस्तों, PHFC एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी हिस्ट्री की सेकंड वीडियो लेक्चर है। पहला वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने किया था कि 18वीं शताब्दी के अंदर यानी कि मुग़ल साम्राज्य का पतन होने के बाद जो बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हुए थे उनमें से दो राज्य थे, यानी कि हैदराबाद और कर्नाटक जो था वो हम कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं बंगाल को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ मैं चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम बंगाल की। बंगाल के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी किसने? मुर्शिद कुली खां ने। किसने की थी दोस्तों? मुर्शिद कुली खां ने। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए आगे देखते हैं। मुर्शिद कुली खां था कौन, अब ये देखते हैं हम लोग। तो मुर्शिद कुली खां जो था उसको औरंगजेब कौन था? मुग़ल शासक था। क्योंकि ये सारे के सारे इन सभी जो ये स्वतंत्र राज्य हैं इनका उदय किससे हुआ? मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद से। यानी कि मुग़ल साम्राज्य जब उसके शासक जो थे वो कमज़ोर हो गए, उसके बाद इन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। और उदय किया किसने? कि उनके शासनकाल में, यानी मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल के अंदर जो लोग सूबेदार थे या फिर और बाकी ये जो प्रशासन को जो संभालने वाले जो अधिकारी थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इस प्रकार से इन राज्यों का उदय होता है। तो मुर्शिद कुली खां जिसने बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, उसको औरंगजेब ने सन 1700 के अंदर बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, और जब मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया जाता है उस समय बंगाल का जो सूबेदार होता है, ठीक है, ये दो अलग अलग पद होते थे, दीवान और सूबेदार। दीवान जो होता था वो छोटा पद होता था, किसके कंपैरिजन में? सूबेदार के कंपैरिजन में। सूबेदार का मतलब कि एक जो सूबा है उस पूरे सूबे का प्रशासन देखने वाला व्यक्ति। और बंगाल क्या था? बंगाल एक सूबा था, यानी कि बंगाल का जो सबसे बड़ा पद था प्रशासन का वो सूबेदार के पास होता था। और तो बंगाल का सूबेदार तो था कौन? अजीम उसान। और बंगाल का दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खां। कब की बात है ये? सन 1700 की, जब औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। तो जब बंगाल का दीवान नियुक्त किया उस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? अजीम उसान। और ये जो अजीम उसान था ये राज दरबार से संबंधित था। मतलब राज दरबार में इसका क्या, राज दरबारी जो लोग थे, जो मतलब मुग़ल शासक वगैरह थे, उनका ये जानकार था। तो राज दरबार से संबंधित होने के कारण अजीम उसान जो था वो अक्सर दिल्ली में रहा करता था। कहाँ रहा करता था? दिल्ली में। तो उसकी वजह से बंगाल की जो देख रेख जो करता था वो मुर्शिद कुली खां करता था। कौन करता था? मुर्शिद कुली खां। मतलब बंगाल का सूबेदार तो था अजीम उसान, लेकिन अजीम उसान अक्सर दिल्ली में रहने के कारण बंगाल की जो वास्तविक जो शक्ति थी, बंगाल की जो प्रशासनिक शक्तियां जो थी, देख रेख की जो शक्तियां थी, वो किसके पास थी? मुर्शिद कुली खां के पास थी। वरना था ये दीवान ही, लेकिन क्योंकि अजीम उसान वहाँ पे रहते नहीं थे, अक्सर दिल्ली में रहा करते थे, तो इसलिए वहाँ का सूबेदार अजीम उसान होते हुए भी बंगाल का दीवान जो मुर्शिद कुली खां था उसके पास बंगाल की वास्तविक शक्ति थी। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति किसके पास थी? मुर्शिद कुली खां के पास थी। चलिए आगे देखते हैं, ये होता रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1717 के अंदर फर्रुख सियार अब कौन है? ये भी मुग़ल शासक है। किसके? औरंगजेब के बाद। हम जब मुग़ल शासक जब पढ़ेंगे, मुग़ल पीरियड जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे देखेंगे कौन कौन से राजा जो हैं वो उनका क्रम क्या है। तो अभी यही देख लीजिए कि 1700 के अंदर जो औरंगजेब जो है वो मुर्शिद कुली खां को दीवान नियुक्त करता है। और जब दीवान नियुक्त किया जाता है उस समय बंगाल का जो सूबेदार होता है वो अजीम उसान होता है। और अजीम उसान क्या होता है कि राज दरबार से संबंधित होता है, इसलिए वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास होती है। लेकिन सन 1717 के अंदर फर्रुख सियार जो है वो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। पहले सूबेदार कौन था?
अजीमुसान, लेकिन अजीमुसान दिल्ली में रहा करता था अक्सर, इसलिए बंगाल की वास्तविक शक्ति जो थी वो किसके पास थी? मुर्शिद कुली खां के पास। लेकिन 1717 में फर्रुख सियार ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, और जब बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया तो बंगाल की सारी शक्ति किसके पास चली गई? पहले तो इनडायरेक्ट रूप से थी, अब डायरेक्ट रूप से किसके पास आ गई? मुर्शिद कुली खां के पास। और जब आगे चलकर मुगल साम्राज्य जब कमज़ोर पड़ा, उसका नेतृत्व जब कमज़ोर हुआ, तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की क्या कर दी? एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना कर दी। ठीक है दोस्तों, ओके। तो जब मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना कर दी, उसके बाद मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में 3 विद्रोह होते हैं। क्या होते हैं? 3 विद्रोह होते हैं। अब ये 3 विद्रोह जो होते हैं मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में, ये विद्रोह कौन कौन करता है, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो पहला जो विद्रोह किया जाता है वो करता है कौन? सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। ठीक है, कि मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में 3 विद्रोह होते हैं। पहला जो ये तीनों पहला विद्रोह में एक साथ मिलके करते हैं। कौन कौन? पहला विद्रोह कौन करता है? सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। दूसरा जो विद्रोह किया जाता है वो किया जाता है शुजात खां के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? शुजात खां के द्वारा। तो पहला विद्रोह किसके द्वारा हो गया? सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो जब मैं नाम लेता हूँ उसके साथ साथ आप भी नाम लिया करें, क्योंकि जब नाम कोई भी जो नया नाम होता है ना, उसको याद करने में डिफ़िकल्टी इसीलिए होती है कि पहले वो नाम हमारी ज़बान पे क्या होता है कि उसको मतलब एक जब ज़ुबान पे ना किसी भी नए नाम को अगर आप 3-4 बार बोल लेते हैं तो वो आपकी माइंड में सेट होने लगता है। तो जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मेरा बार बार नाम लेने का मकसद भी यही है कि आपको जब उसके बाद जब आप रिवाइज करें अपने नोट्स को और साथ में नोट्स बनाते रहें, है ना। जिस तरह से मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं उसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। अगर उसके बियॉन्ड आप लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, बाकी इस तरह से नोट्स बनाना काफ़ी, क्योंकि जब रिवाइज करेंगे तो छोटे नोट्स रहेंगे तो उनमें बहुत फास्टली रिवाइज हो जाएगा। तो पहला विद्रोह किसने किया दोस्तों? सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने। दूसरा विद्रोह कौन करता है? फिर शुजात खां कर देता है। इसके बाद आता है तीसरा विद्रोह। 3 विद्रोह हुए थे ना मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में, तो तीसरा जो विद्रोह किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों नजात खां के द्वारा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि बंगाल की स्थापना करते हैं कौन? मुर्शिद कुली खां। मेरे साथ नाम बोलो, जब मैं बोलता हूँ तो उसका नाम दोबारा अपने आप में मतलब मन में लिया करो। तो बंगाल की स्थापना कौन करता है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब जो मुगल शासक है औरंगजेब, वो 1700 में बंगाल का दीवान नियुक्त करता है। ठीक है, और जब बंगाल का दीवान नियुक्त करता है तो उस समय पे जो बंगाल का सूबेदार होता है वो कौन होता है? अजीमुसान। कौन होता है दोस्तों? अजीमुसान। लेकिन अजीमुसान जो है वो राज दरबार से संबंधित होने के कारण अक्सर दिल्ली में रहा करता था, इसलिए राज्य की जो बंगाल की जो वास्तविक शक्ति थी वो किसके पास थी? मुर्शिद कुली खां के पास। फिर मुर्शिद कुली खां को 1717 के अंदर जो फर्रुख सियार है वो उसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है, और जब सूबेदार नियुक्त कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली ही बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास चली जाती है। और उसके बाद जब मुगल साम्राज्य जब ढीला पड़ता है, कमज़ोर पड़ता है, तो मुर्शिद कुली खां जो हैं वो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसके शासनकाल में 3 विद्रोह होते हैं। पहला जो विद्रोह होता है वो कौन करता है? सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। दूसरा कौन करता है? शुजात खां। कौन करता है दोस्तों? शुजात खां। और तीसरा विद्रोह कौन करता है? नजात खां। इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम। इसके बाद कहता है कि मुर्शिद कुली खां बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहले बंगाल की राजधानी क्या थी दोस्तों? ढाका। लेकिन मुर्शिद कुली खां जब उसको स्वतंत्र राज्य की घोषणा बना देता है बंगाल को, तो उसके बाद राजधानी को ढाका से कहाँ लेके चला जाता है? मुर्शिदाबाद। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि या तो पूछ लेगा कि बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लेके, तो मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां, सीधा सा नाम मैच कर रहा है, याद करने में दिक्कत आएगी नहीं। या फिर पूछेगा
कि बंगाल की राजधानी को मुर्शीद कुली खां ढाका से कहाँ लेके जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करता है मुर्शीद कुली खां कि मुर्शीद कुली खां जो है वो बंगाल के प्रशासनिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था समझ गए ना कि भाई शासन किस तरह से चलाना है, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए वहाँ की वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था मतलब वित्तीय का मतलब क्या है, जहाँ से धन संपत्ति का कलेक्शन हो रहा है। तो उस समय वित्तीय व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार क्या होता था, राजस्व, कर, लगान, भूमि कर, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज तो थी नहीं भैया, है ना, कोई जॉब वॉब तो थी नहीं कि उन पे टैक्सेस लगाए जाएंगे। उस समय सबसे बड़ा राजस्व का पैसा वसूल, गवर्नमेंट को जो पैसा वसूली करती होती थी उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या था, भूमि कर, कि भूमि पर लगाए जाने वाला कर है, जिसको भू राजस्व या फिर भूमि कर या लगान कहा जाता था, ठीक है। तो वित्तीय व्यवस्था का सुधार करने के लिए ये क्या करता है मुर्शीद कुली खां कि जो जागीर भूमि थी, जागीर भूमि को हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तक इतना समझ लीजिए कि जागीर भूमि क्या होती थी कि जो दरबारी लोग होते थे, जो बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी लोग होते थे, जो सैनिक लोग होते थे, उनको उनके वेतन के बदले एक भूमि दे दी, भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसको जागीर बोला जाता था, ठीक है दोस्तों। तो उस जागीर भूमि के एक बहुत बड़े भाग को इसने खालसा भूमि में बदल दिया, जागीर भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। किसने बदला, मुर्शीद कुली खां ने। तो जागीर भूमि तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अधिकारी लोगों को उनके वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसको जागीर भूमि कहते थे। खालसा भूमि क्या होती है, खालसा भूमि का मतलब है राज्य की भूमि, अर्थात ऐसी भूमि जिस पर राजा का सीधा नियंत्रण होता था, कि उससे जो भी पैदावार होती थी वो सीधे कहाँ जाती थी, राज दरबार के पास जाती थी, राजा के पास जाती थी, ठीक है, उसको खालसा भूमि कहते थे। तो इसने जागीर भूमि के बहुत बड़े भाग को खालसा भूमि में बदल दिया। तो जागीर भूमि से राज्य को कुछ मिलता नहीं था क्योंकि ये अधिकारियों के पास थी, और उसको इसने खालसा भूमि में बदल दिया। मतलब उससे अब उसी भूमि से अब जो पैदावार होती थी वो डायरेक्ट कहाँ जाने लगी, मुर्शीद कुली खां के पास जाने लगी, ठीक है। तो पहला काम तो ये किया इसने। दूसरा इसने क्या किया दोस्तों, दूसरा इसने इजारेदारी व्यवस्था लागू की। ये इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है, इसको डिटेल से तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए कि इजारेदारी व्यवस्था लगाई किसने, मुर्शीद कुली खां ने। इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है, ठेके पर राजस्व वसूली। ठेके पर राजस्व वसूली का मतलब क्या है कि राजस्व वसूली का समझ गए ना आप, कि भूमि कर, भूमि पर जो लगान लगता था उसी को राजस्व वसूली कहते थे। तो उसकी बोली लगाई जाने लगी। जैसे मान लो कि 10 आदमी हैं, ठीक है, 10 आदमी हैं, वो इकट्ठे हो गए और ये सभी बोली लगा रहे हैं। मान लो कि ये ज़मीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, मान लो 100 एकड़ का एक टुकड़ा है, और इसकी राजस्व वसूली की बोली लग रही है। अब इसमें एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं 1 लाख रुपए दूंगा आपको महीने का, मतलब राजा को कह रहा है। दूसरा कह रहा है मैं 2 लाख दूंगा। तीसरा कह रहा है मैं 5 लाख दूंगा। पांचवा एक कह रहा है कि मैं 6 लाख दूंगा। एक कह रहा है 8 लाख दूंगा, और एक व्यक्ति कहता है कि मैं आपको महीने का 10 लाख रुपए दूंगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो बोली लगाता था उसी को इस भूमि पर, इस भूमि के टुकड़े से लगान वसूल करने का अधिकार जो था वो दे दिया जाता था 1 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, अलग अलग टाइम के लिए इसको लगाया गया। जब आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे तब जाके इसको पढ़ लेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि इजारेदारी व्यवस्था थी क्या, कि इजारेदारी व्यवस्था में ठेके पर भू राजस्व वसूली की जाती थी। ठेके पर भू राजस्व वसूली का मतलब क्या है कि लगान वसूली के लिए अलग अलग लोग आते थे, जमींदार लोग, जो बड़े बड़े लोग थे वो आते थे और वो बोली लगाते थे, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी को राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया जाता था, ठीक है। तो एक तो क्या काम किया इसने, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए मुर्शीद कुली खां ने जागीर भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। दूसरा, इसने इजारेदारी व्यवस्था लागू की। इजारेदारी व्यवस्था हमने समझ ली, ठेके पर राजस्व वसूली। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, गरीब किसानों को, जो गरीब किसान थे इसके राज्य में, उनको इसने कृषि में विकास करने के लिए ना, भाई कृषि जो है, खेती जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएँ, उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, और अपना राजस्व जो है यानी भूमि कर जो है, लगान जो है, वो चुकाने में वो समर्थ हो जाएं। क्योंकि उस टाइम पे खेती क्या होती थी, आज की तरह थोड़ी ना थी भाई सिंचाई की ट्यूबवेल वगैरह। उस टाइम तो खेती जो थे वो कम्प्लीटली बारिश पे डिपेंड करती थी। अगर बारिश नहीं हुई तो खेती ख़राब हो जाती थी। तो फिर वो राजस्व यानी भूमि कर कहाँ से चुकाएंगे। तो गरीब किसान जो है वो अपनी खेती में विकास कर पाएँ, कृषि विकास कर पाएँ,
और अपना राजस्व जो है वो चुकाने में समर्थ हो जाएं, इसके लिए उन्होंने उनको ऋण दिया। ऋण तो समझ गए ना तुम, किसी को मतलब कि पैसे देना है ना, तो ऋण दिया जिसको क्या कहा जाता था, तकावी ऋण। तो इसने गरीब किसानों को क्या दिया, तकावी ऋण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर कि गरीब किसानों को तकावी ऋण किसने दिया, मुर्शिद कुली खां ने दिया। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं मुर्शिद कुली खां को। देखो, मेरा बार बार रिवाइज करने का मतलब यही है कि देखो हमें क्या करना है, हमें इसका टीचर नहीं बनना है, प्रोफेसर नहीं बनना है, अपने को करना है एग्जाम में स्कोर। ठीक है भैया, मेरा मोटिव वही है और उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो बार बार रिवीजन इसीलिए करवा रहा हूँ मैं कि चीज़ें जो हैं वो माइंड में सेट हो जाएं। तो हम पढ़ रहे हैं इसमें बंगाल की स्थापना 1 मिनट, बंगाल की स्थापना कौन करता है, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां को 1700 में औरंगजेब जो है वो बंगाल का दीवान बना देता है। और जब बंगाल का दीवान बनाया जाता है उस समय अजीम उसान जो है वो बंगाल का सूबेदार होता है। लेकिन अजीम उसान राजदरबार से संबंधित होने के कारण अक्सर दिल्ली में रहा करता था, इसलिए वास्तविक शक्ति जो है वो मुर्शिद कुली खां के हाथों में थी। उसके बाद 1717 में फर्रुखसियर जो है वो मुर्शिद कुली खां को ही बंगाल का सूबेदार बना देता है। ठीक है, जब बंगाल का सूबेदार बना देता है तो बंगाल की सारी शक्तियाँ डायरेक्टली आ जाती हैं मुर्शिद कुली खां के पास। उसके बाद इसके शासनकाल में 3 विद्रोह होते हैं। पहला विद्रोह कौन करता है, सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद। दूसरा शुजात खां। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो विद्रोह है वो कौन करता है, नजात खां। उसके बाद मुर्शिद कुली खां बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लेके जाता है। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए ये जागीर भूमि को खालसा भूमि में बदल देता है। इजारेदारी व्यवस्था लागू करता है। इजारेदारी व्यवस्था हमने समझ ली है, ठेके पर राजस्व वसूली, यानी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। उसके बाद इसने गरीब किसानों को तकावी ऋण दे दिया। ठीक है, और 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भैया, जब 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसके दामाद थे जिनका नाम था शुजाउद्दीन। किसके दामाद थे, मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। कौन, शुजाउद्दीन। तो शुजाउद्दीन जो मुर्शिद कुली खां के दामाद थे वो 1727 में बंगाल के नवाब बनते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 1739 में। इन्होंने कुछ खास ऐसा किया नहीं, इनका बस यही है कि मुर्शिद कुली खां के बाद नवाब कौन बना, शुजाउद्दीन। ये कौन थे, ये मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। 1727 में बने, 1739 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका बेटा, किसका बेटा, शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां जो है वो बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है दोस्तों, किसके बाद, शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां। ठीक है, तो अभी तक 3 नवाब बन चुके हैं। पहला मुर्शिद कुली खां जिसने बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, 1727 में उसकी डेथ हुई। 1739 के अंदर जो शुजाउद्दीन का मुर्शिद कुली खां का जो दामाद था शुजाउद्दीन वो बनता है नवाब। उसके बाद 1739 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां जो है वो 1739 में बनता है क्या, बंगाल का नवाब। और उसके अगले ही साल 1740 में गिरिया का युद्ध होता है और इस गिरिया के युद्ध में बिहार का जो नायब सूबेदार है जिसका नाम है अलीवर्दी। क्या नाम है दोस्तों, अलीवर्दी। क्या नाम है, अलीवर्दी। तो बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी जो है, बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी जो है वो 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को हरा देता है। किसको हरा देता है, 1740 में, 1739, 1 साल पहले ही तो क्या बना था वो, सरफराज खां बंगाल का नवाब बना था। और 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ जिसमें बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां किसको हरा देता है, सरफराज खां को हरा देता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। कौन बन जाता है, अलीवर्दी खां। देखो, मुर्शिद कुली खां ने स्थापना की, उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बन गया। उसके बाद 1739 में शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां बन गया। मतलब वो एक परिवार के तहत बनते जा रहे थे। लेकिन ये अलीवर्दी खां इनके परिवार का कोई नहीं था,
इनके राज दरबार का नहीं था, ये बिहार का नायब सूबेदार था। तो बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को हराता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। अब भाई बंगाल का नवाब बन गया और बंगाल जो है वो किसके अंडर था? वैसे मुगलों के अंडर तो था। तो भाई मुगल ऐसे तो किसी को अलाउ करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग जो थे, चाहे मुर्शिद कुली खां हो, चाहे सरफराज खां हो, सुजाउद्दीन हो, वो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य से रिलेटेड थे, उनके तहत वो काम करते थे, उनके अंडर अपने स्वतंत्रता को मानते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि जब अलीवर्दी खां जब सरफराज खां को हरा के बंगाल के नवाब बनते हैं, तो मुगल शासक से अपने पद की स्वीकृति लेने के लिए वो 2 करोड़ का नजराना देते हैं। नजराना क्या होता है? नजराने का मतलब ये है कि मान लो एक शासक ये है, ठीक है, और एक शासक ये है, ओके। अब ये शासक मान लो शक्तिशाली है, तो ये इसको शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए ये इसको कुछ पैसे दे देता था, उसी को नजराना कहते थे। तो जब अलीवर्दी खां सरफराज खां को हरा कर गिरिया के युद्ध में जब बंगाल का नवाब बनता है, तो मुगल शासक से नवाब के पद की स्वीकृति के लिए वो 2 करोड़ रुपए का मुगल शासक को नजराना देता है। ठीक है, ओके। मुगल शासक से को तो कर दिया सेटिस्फाई कि भाई मुगल शासक को 2 करोड़ रुपया दिया और उससे निपटा दिया कि ठीक है भाई तुम बनो, बंगाल के नवाब रहो तुम। उसके बाद मराठों ने इस पर हमला करना शुरू कर दिया। किस पे? अलीवर्दी खां पे। तो मराठों के हमलों से बचने के लिए इसने 1751 में मराठों के साथ संधि की। ठीक है, पहले मुगल शासक को 2 करोड़ रुपए नजराना दे चुका है, उसके बाद 1751 में मराठों से संधि कर ली, क्योंकि मराठी इस पे बार बार हमला कर रहे थे। तो मराठों से जब संधि की तो ऑब्वियस सी बात है मराठे ऐसे तो मानेंगे नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा उनको। तो जब मराठों से 1751 में इसने संधि की तो इन्होंने उड़ीसा जो प्रांत है उसका एक बड़ा भाग मराठों को दिया, और साथ में वार्षिक चौथ। जब हम मराठा पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम कि मराठे दो प्रकार के टैक्स लिया करते थे, कर लिया करते थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो वार्षिक चौथ जो एक कर था, एक टैक्स था, है ना। तो वार्षिक चौथ के रूप में कुछ राशि जो है वो प्रतिवर्ष देने का इसने वादा किया, और उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग मराठों को दे दिया जब इसने 1751 में मराठों से संधि कर ली। तो अब अलीवर्दी खां ने मुगल शासक को 2 करोड़ रुपए दे दिए हैं, और मराठों के साथ 1751 में संधि करके उनको उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देने का वादा कर दिया है, देने लग गया है। तो अब इसे ना तो मुगल शासक से कोई डर है, ना ही मराठों से डर है। तो भाई, और खुद तो योग्य है ही भाई, खुद योग्य था तब तो इसने हराया ही सरफराज खां को। तो अब ये किसी और से क्यों डरेगा? सीधी सी बात है कि भाई उस समय जो भारत के जो सम्राट थे वो मुगल थे, सीधी सी बात है। तो उससे इसने स्वीकृति ले ली है। दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत थी मराठों के मुगल साम्राज्य के पतन के समय, वो मराठा थी। मराठों के साथ इसने संधि कर ली, तो किसी और को अभी किस खेत की मूली समझेगा। तो इसलिए अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता में और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी। अंग्रेज जो थे भाई, अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोपियन हम पढ़ेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसी और बाकी जो थे डच, डेनिश या स्पेनिश जो थे, वो जब आते हैं यहाँ पे तो वो क्या करते हैं? किलेबंदी का मतलब है अपनी फैक्ट्री डालना, कि फोर्टिफाई कर देना कि ये इलाका है। वो व्यापार करने के लिए तो आए ही थे, है ना। तो वहाँ पे वो अपनी फैक्ट्रियाँ बनाते थे। फैक्ट्री का मतलब था एक तरह का गोदाम, और उसकी किलेबंदी कर देते थे, है ना। बड़ी बड़ी दीवारें करके वहाँ पे सैनिक वगैरह लगा देते थे। तो अंग्रेज जो है वो कोलकाता में किलेबंदी करना चाहते थे, और फ्रांसीसी जो है वो चंद्रनगर में, है ना। ये दोनों ही जगह कहाँ पे हैं? ये दोनों ही जगह बंगाल में हैं, ठीक है। और बंगाल के नवाब कौन है अभी? अलीवर्दी खां, और उसने मुगल शासक से स्वीकृति ले रखी है और मराठों से संधि कर रखी है। तो अभी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को समझेगा क्या? ठीक है। तो इसने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों को कोलकाता की और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी। और उसके साथ साथ इसने यूरोपियों की तुलना, भाई ये कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये सब यूरोपियनिस्ट तो थे। तो इसने यूरोपियों की जो तुलना है वो मधुमक्खी से की। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किसने की? अलीवर्दी खां ने। ठीक है।
इसने क्या कहा यूरोपियों के बारे में कि इसने यूरोपियों को की मधुमक्खी से तुलना करते हुए कि अगर उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और अगर उन्हें छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार देंगी। ठीक है, तो इस तरह से यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खी से करते हैं अलीवर्दी खां। और उसके बाद 1756 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1756, इसके एक साल बाद होने वाला है प्लासी का युद्ध 1757 में। ठीक है, तो 1756 में मृत्यु हो जाती है किसकी? अलीवर्दी खां की। और जब अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है, चलिए एक बार अलीवर्दी खां को एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं, आई थिंक, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि हमने इससे पहले तक का कर लिया है। कहाँ तक का कर लिया था भाई? अलीवर्दी खां जो है शुजाउद्दीन बनता है किसके बाद? मुर्शिद कुली खां के बाद। उसके बाद सरफराज खां बनता है 1739 में। 1740 में गिरिया के युद्ध में बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां जो है वो सरफराज खां को हरा देता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। अपने पद की स्वीकृति के लिए मुगल शासक को 2 करोड़ का नजराना देता है। उसके बाद मराठों से संधि कर लेता है 1751 में और इस संधि के तहत उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग देता है और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देता है। उसके बाद ये अंग्रेज़ों को कोलकाता की और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलेबंदी करने की अनुमति नहीं देता है और यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से करता है, जिसमें कहता है कि अगर उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और अगर उन्हें छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार देंगे। उसके बाद 1756 में मृत्यु हो जाती है हमारे किसकी? अलीवर्दी खां की। अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है 1756 में, तो उसके बाद इनका दोहित्र मतलब दोहिता, मतलब दोहित्र मतलब बेटी का बेटा, समझ गए ना? दोहित्र का मतलब कि बेटी का बेटा। इनका दोहित्र होता है सिराजुद्दौला। ये नाम तो सबने ही सुना होगा सिराजुद्दौला का, तो क्योंकि 1757 की जो प्लासी की लड़ाई है वो सिराजुद्दौला के साथ होती है, क्योंकि एक साल पहले मर रहे हैं। 1757 में प्लासी की लड़ाई हो रही है और 1756 में मर गए हमारे कौन? अलीवर्दी खां। तो 1756 में इनके दोहित्र यानी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बनता है। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो सिराजुद्दौला की एक मौसी होती है जिसका नाम होता है घसीटी बेगम, और एक पूर्णिया का नवाब होता है जिसका नाम होता है शौकत जंग। तो सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, ये दोनों ही विरोधी होते हैं सिराजुद्दौला के। ठीक है, 1756 में अलीवर्दी खां की मौत हुई। उसके बाद उनका दोहित्र सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। सिराजुद्दौला की मौसी होती है घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब होता है शौकत जंग। ये दोनों ही सिराजुद्दौला के विरोधी होते हैं, लेकिन ये दोनों तो विरोधी थे जो थे। सिराजुद्दौला का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन था, जो शत्रु था, वो था मीर जाफ़र। कौन था? मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र कौन था? बंगाल की सेना का सेना नायक। मतलब इसका जो सेना नायक था ना, वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। कैसे था दुश्मन, ये हमें पता चलेगा जब हम 1757 की प्लासी की लड़ाई देखेंगे कि प्लासी की लड़ाई में मीर जाफ़र, घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, ये तीनों के तीनों अंग्रेज़ों का साथ देते हैं सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद सिराजुद्दौला के टाइम में ही 1756 में ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना क्या होती है? ब्लैक होल की घटना में होता क्या है कि भाई ब्लैक होल की घटना जो है, पहले तो ये देख लो कि इसका उल्लेख किया है होलवेल ने। याद रखना बहुत ईजी है। देखो ब्लैक होल, यहाँ भी होल और यहाँ भी होल। ठीक है, तो 1756 में ब्लैक होल की घटना होती है सिराजुद्दौला के टाइम में, जिसका उल्लेख वर्णन किया है होलवेल ने। होलवेल कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। होलवेल ने कहा कि सिराजुद्दौला ने 1756 में एक छोटी सी कोठरी के अंदर 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया और अगली सुबह जब उसका दरवाज़ा खोला गया तो उसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचे। सफोकेशन की वजह से मर गए लोग। ठीक है, तो 1756 में ब्लैक होल की जो घटना है वो सिराजुद्दौला के समय होती है, जिसका वर्णन होलवेल जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था उसने किया है, जिसमें होलवेल ने बताया कि सिराजुद्दौला जो है यानी नवाब जो है बंगाल का, वो एक छोटी सी कोठरी के अंदर 146 लोगों को बंद कर देता है, जिसमें से अगली सुबह सिर्फ 23 लोग जिंदा बचते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है 1757। 1757 का मतलब है प्लासी का युद्ध। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। एक तरफ सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ अंग्रेज। अंग्रेज़ों को क्या लिखूं? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसमें भाई अंग्रेज़ों की विजय होती है। अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है और अंग्रेज़ी जो सेना थी
उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। विजय क्यों हुई 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की? क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और सबसे बड़ी बात मीर जाफ़र जो कि इसका सेना नायक था, किसका, सिराजुद्दौला का, उन सब ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। ठीक है, तो 1700 बाकी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे अभी, है ना, प्लासी का युद्ध वगैरह जब हैं वो सारे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे उसमें हम। ठीक है, अभी इतना जान लो बस आप। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना होती है, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना होती है, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है। और अंग्रेज़ों की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है तो उसके बाद, क्योंकि अंग्रेज़ों का साथ किसने दिया था, मीर जाफ़र ने, तो मीर जाफ़र को नया नवाब बनाया जाता है बंगाल का। ठीक है, तो 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र जो है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। और क्योंकि मीर जाफ़र ने एक तरह से धोखा किया था सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है, और इसने साथ किसने दिया था, क्लाइव का, तो इसलिए इतिहासकार जो हैं वो मीर जाफ़र को क्लाइव का गिदड़ कहते हैं, मतलब इसकी संज्ञा देते हैं। मीर जाफ़र को किसकी संज्ञा दी जाती है, क्लाइव के गिदड़ की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। तो मीर जाफ़र जो है उसको क्लाइव का गिदड़ जो है उसकी संज्ञा दी है इतिहासकारों ने। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम आगे चल के, जब मैंने कहा ना कि डिटेल में पढ़ेंगे हम 1757 की प्लासी का युद्ध, उसमें हम देखेंगे कि मीर जाफ़र जो है वो क्लाइव की जो क्योंकि क्लाइव को बनाया क्यों था कि मन चाहे अधिकार ले सके, मन चाहे पैसे यहाँ से वसूल कर सके। तो मीर जाफ़र इनकी क्लाइव की जो इच्छा, मतलब कि मांगे थी, उनको पूरा नहीं कर पाता है। तो उसके बाद मीर कासिम जो है, मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। एक सेकंड, ठीक है। तो मीर कासिम को, जब मीर जाफ़र को हटाकर जब मीर कासिम को जब ये नवाब बनाते हैं, तो मीर जाफ़र को बनाया तो नवाब इसलिए जाता है कि वो उनकी मांगी पूरी करेगा। लेकिन मीर कासिम मीर जाफ़र से तो फिर भी होता कि शांत टाइप का था, वो बहुत चालाक इंसान निकलता है, बहुत ही तेज़ तर्रार इंसान निकलता है। और वो क्या करता है कि बंगाल की जो राजधानी है उसको मुंगेर से मुर्शिदाबाद लेके जाता है, सॉरी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके जाता है ना, मैंने उल्टा लिख दिया, तभी मैंने कहा यार मुर्शिदाबाद तो मुर्शिद कुली खां ही ले गए थे, तो इसको थोड़ा ना वो कर लेना भाई आप। ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके जाता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद तो मुर्शिद कुली खां ही लेके चला गया था। कौन लेके जाता है, मीर कासिम। मीर कासिम राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके जाता है। और क्यों लेके जाता है, ये मुंगेर जब राजधानी लेके जाता है तो वहाँ पे मुंगेर में ये तोप और बंदूक बनाने का कारखाना लगाता है और अपनी सेना जो है उसका पुनर्गठन भी करता है। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसको बहुत अच्छे से ना। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई होती है, उसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं। उसके बाद मीर जाफ़र को बनाया जाता है और मीर जाफ़र को क्लाइव के गिदड़ की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद मीर जाफ़र क्लाइव की मांगों को पूरा नहीं कर पाता है। उसके बाद मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर कासिम राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके जाता है और मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित करता है। तो इसके बाद मीर कासिम को ये हटा देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो अपने ही अगेंस्ट जा रहा है, अंग्रेज देखते हैं। तो उसके बाद मीर कासिम को हटा के दोबारा से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई है। जब मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को जब बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो मीर कासिम जो है वो चला जाता है कहाँ पे, अवध के नवाब के पास। अवध का उस समय नवाब था शुजाउद्दौला। कौन था, शुजाउद्दौला। तो मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला जाता है और शुजाउद्दौला के पास अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला के पास ऑलरेडी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो था उसने शरण ले रखी थी। तो अब अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, वहाँ पे दो लोग हो गए अवध के नवाब के साथ, मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम अब नवाब नहीं है, अब नवाब मीर जाफ़र को बनाया जा चुका है। तो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ लड़ा। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है।
ठीक है। जब मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बनाया जाता है, तो मीर कासिम जो है वो चला जाता है किसके पास, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास, और वहाँ पे शाह आलम द्वितीय मुगल शासक जो है उसने ऑलरेडी शरण ले ली हुई थी। तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ते हैं मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। किसके खिलाफ लड़ते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ। और ये जो बक्सर का युद्ध था इसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है, मतलब अंग्रेज़ों की जो सेना है वो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेना होती है उसको हरा देती है 1764 के बक्सर के युद्ध में। और अंग्रेज़ों की सेना का जो इस समय जो नेतृत्व करता है वो होता है हेक्टर मुनरो। प्लासी की लड़ाई में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, याद रखना है इसको। तो हार जाते हैं 1764 के बक्सर के युद्ध में कौन कौन हार जाते हैं, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। उसके बाद मीर कासिम तो भाग जाता है और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं अंग्रेज। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, अभी इतना ही जान लो कि बक्सर के युद्ध में हारने के बाद अंग्रेज जो हैं वो अंग्रेज जो जीत जाते हैं तो वो शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय उसके साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं और मीर कासिम भाग जाता है। और इलाहाबाद की जो संधि करते हैं उसके तहत अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है। इतना समझ में आ गया। एक बार इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। कहाँ तक कर लिया था हमने भैया, हमने कर लिया था सिराजुद्दौला तक कर लिया था। तो जब 1756 में मृत्यु होती है अली वर्दी खां की, उसके बाद सिराजुद्दौला जो उसका दोहित्र है वो बनता है बंगाल का नवाब। इसकी मौसी थी घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। ये दोनों ही इसके विरोधी होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है इसका सेना नायक मीर जाफ़र। फिर सिराजुद्दौला के समय में 1756 में ब्लैक होल की घटना होती है जिसका वर्णन किया है होलवेल ने। होलवेल ने कहा है कि नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया, जिसमें से अगली सुबह सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। उसके बाद 1757 में होती प्लासी का युद्ध। एक तरफ सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना। अंग्रेज़ सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। इसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है और मीर जाफ़र को नया नवाब बनाया जाता है। इसलिए मीर जाफ़र को इतिहासकार जो है क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। उसके बाद मीर जाफ़र जब क्लाइव की मांगों को पूरा नहीं कर पाता है तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम जो है वो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके जाता है और मुंगेर में वो तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित करता है। उसके बाद अंग्रेज़ इसको मीर कासिम को उठाकर दोबारा से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं। उसके बाद मीर कासिम जो है वो अवध का नवाब शुजाउद्दौला के पास जाता है और मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों मिलकर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और इसमें भी अंग्रेज़ों को जीत होती है। उसके बाद मीर कासिम भाग जाता है और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं और इलाहाबाद की संधि के तहत उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वाला वीडियो लेक्चर जो है वो हिस्ट्री का आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ चैनल पे ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो बायोलॉजी जो है वो भी चल रही है, उसकी वीडियो क्लासेस भी डेली आ रही हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे अच्छी बात कि मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो मोटिव जो है वो पीसीएस और यूपीएससी का जो मतलब एकदम जो क्रक्स जो है मतलब फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर फैक्चुअल चीज़ें हमारी तैयार होगी ना तो उसके बाद किसी भी एडवांस बुक को पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि याद फैक्चुअल चीज़ों को करने में ही दिक्कत आती है। उसके पीछे के जो कंसेप्ट होते हैं, थ्योरी होती हैं, वो तो ईजिली बन जाती हैं अगर हमारे पास फैक्ट्स होते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसी हमारा जो ये सिलसिला है इसको जारी करते हैं। आज की वीडियो में इतनी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।